गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रमाकांत शर्मा श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नया, और इसका नाम है आवर्तबीजी कुलों का वर्गीकीय अध्ययन। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनकी कुछ फैमिलीज का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ हम इसको स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम जिस कुल को लेने वाले हैं उस कुल का नाम है रेननकुलेसी। ठीक है, कुल का नाम क्या है, रेननकुलेसी, जिसका हमें विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, अब यह जो कुल है इस कुल का वर्गीकरण क्या है, मतलब किस प्रकार इसे वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इस कुल से संबंधित डिवीजन या फिर प्रभाग को। तो वर्गीकरण में प्रभाग दिया गया है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि रेननकुलेसी के जो सदस्य होते हैं जैसे क्लेमेटस वगैरह, उन सदस्यों में बीजांड कैसे होते हैं, आवृत होते हैं। इस कारण इन्हें एंजियोस्पर्म या फिर आवर्तबीजी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगर हम उपप्रभाग की बात करें तो रेननकुलेसी का उपप्रभाग है द्विबीजपत्री या फिर डाइकोटिलेडोन। और द्विबीजपत्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं। कितने बीजपत्र पाए जाते हैं, इनमें दो बीजपत्रों की उपस्थिति देखी जाती है, इस कारण इन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वर्ग की बात करें तो इन्हें पॉलीपेटली के अंतर्गत रखा गया है। पॉलीपेटली के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें जो बाह्य दल एवं दल पाए जाएंगे वे सभी कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, संयुक्त नहीं होंगे। तो क्या कहलाएगा, पॉलीपेटली। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को कहा जाता है, सीरीज को कहा जाता है थैलेमोफ्लोरी। इसकी श्रृंखला को थैलेमीफ्लोरी या थैलेमोफ्लोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जायांगधर स्थिति पाई जाती है। अब जायांगधर स्थिति क्या होती है, वह स्थिति जिसमें पुष्पाशन पर, देखो जितने भी अवयव होते हैं पुष्प के सारे पुष्पाशन पर लगे होते हैं, लेकिन अगर सभी पुष्प के अवयव चाहे वो पुमंग हो, दल हो, बाह्य दल हो, कुछ भी हो, वो अगर जायांग से नीचे हो, जायांग सबसे ऊपर है और बाकी सारे अवयव कहाँ लगे हुए हैं, पुष्पाशन पर जायांग से नीचे, मतलब जायांग ऊर्ध्ववर्ती स्थिति में अगर पाया जाए तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, जायांगधर स्थिति। तो रेननकुलेसी के जो सदस्य होते हैं उनमें जायांग कैसा होता है, ऊर्ध्ववर्ती। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, जायांगधर। अगर इसके गण की बात करें तो इसका गण होता है रेनल्स। रेनल्स का मतलब होता है वे सदस्य जिसमें असंख्य पुंकेसर पाए जाएंगे। पुंकेसर कैसे होंगे, असंख्य होंगे, एवं स्वतंत्र होंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। और अंडप इनके जो होंगे वो भी वियुक्त अंडपीय प्रकार के होंगे, मतलब स्वतंत्र होंगे, वियुक्त अंडपीय। ठीक है, इस कारण इनका गण क्या बताया गया है, रेनल्स। ठीक, और इनकी जो फैमिली है वह क्या बताई गई है, रेननकुलेसी। ठीक है, तो यह है इनका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में सबसे पहले प्रभाग क्या है, एंजियोस्पर्म, क्योंकि बीजांड कैसे हैं, आवृत। दूसरा उपप्रभाग कैसा है, डाइकोट। डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री। क्यों, क्योंकि इनके पौधों में बीजपत्रों की संख्या कितनी है, दो है। बीजों में बीजपत्रों की संख्या कितनी है, दो। वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग क्या है, पॉलीपेटली। पॉलीपेटली में क्यों रखा गया है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले दल एवं बाह्य दल कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए
नहीं होते। अगर हम श्रृंखला की बात करें तो थैलेमोफ्लोरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि जायांगधर स्थिति पाई जाती है। जायांग सबसे ऊपर है, बाकी जितने भी पुष्प के अवयव होंगे वो सारे के सारे पुष्पासन पर नीचे लगे हुए होंगे। अगर गण की बात करें तो इसमें रेनल्स पाया जाता है, जिसका तात्पर्य है पुंकेसर असंख्य संख्या में किंतु स्वतंत्र होंगे और अंडप्पी किस अवस्था में पाए जाएंगे? वियुक्ता अंडप्पी अवस्था में पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने इसके वर्गीकरण को देखा है और कुल क्या बता दिया लास्ट के अंदर? रेनन-कुलिसी। तो ये है आपके रेनन-कुलिसी का वर्गीकरण। प्रभाग एंजियोस्पर्म, उपप्रभाग डाइकोट, वर्ग पॉलीपेटली, श्रृंखला थैलेमोफ्लोरी, गण रेनल्स और कुल रेनन-कुलिसी। ठीक है, तो ये है रेनन-कुलिसी कुल का वर्गीकरण। ठीक, अब देखते हैं इस कुल का परिचय। ठीक है, इस कुल का क्या परिचय हो सकता है? तो सबसे पहले देखते हैं रेनन-कुलिसी पादपों का वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये कहां पर वितरित होते हैं। तो रेनन-कुलिसी के जितने भी पादप हैं ये संपूर्ण विश्व में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? संपूर्ण विश्व में। ठीक है, संपूर्ण विश्व में इसके लगभग कितने वंश हैं? 55 वंश। और कितनी जातियां हैं? 2000 जातियां। ठीक है, 55 वंश हैं और जातियों की संख्या कितनी बताई गई है? 2000। जबकि अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में इसके लगभग कितने वंश पाए जाते हैं? 20 वंश। और जातियों की संख्या कितनी है? 155। ठीक है, संपूर्ण विश्व में 55 वंश हैं, 2000 जातियां हैं, जबकि भारत में इसके 20 वंश हैं और 155 जातियां हैं। अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो ये शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन से प्रदेशों में पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। या फिर अगर बात करें जो उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश है उनमें इनकी संख्या क्या है? ज्यादा होती है। और ज्यादातर ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो पहाड़ी होते हैं। ठीक है, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में ये पश्चिमी जो हिमालय क्षेत्र है उस पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के किन क्षेत्रों में देखे जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक देखे जाते हैं। तो ये है इनका वितरण। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? संपूर्ण विश्व में है। विश्व में इसके लगभग 55 वंश और 2000 जातियां हैं। भारत में इसके 20 वंश और लगभग 155 जातियां हैं। अगर विश्व के संदर्भ में बात करिए तो उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाएंगे और वो भी ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में। और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाएंगे जहां पर पहाड़ी क्षेत्र उपस्थित होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये है इनका वितरण। ठीक, ये था इनका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण। अब हम बात करेंगे इनकी प्रकृति की, कि इनके पादप कैसे होंगे, उसकी प्रकृति कैसी होगी। मतलब हैबिटेट, सॉरी हैबिट, आवास होता है, हैबिटेट तो प्रकृति। ठीक है, प्रकृति मतलब कैसे हैं, वृक्ष वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये जो रेनन-कुलिसी के पादप हैं ये एक वर्षीय हो सकते हैं, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। ठीक है, आरोही प्रकृति के भी हो सकते हैं। आरोही प्रकृति का मतलब क्या होता है? कुछ बेल वाले जो पादप होते हैं ना उनको कहा जाता है आरोही प्रकृति के पादप। ठीक है, या फिर ये बड़े वृक्षों के रूप में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, एक वर्षीय भी हो सकते हैं, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं और आरोही के रूप में भी पाए जाते हैं या फिर वृक्षों के रूप में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसके पादप की प्रकृति है। ठीक, तो एक वर्षीय जो पादप है उसका एग्जाम्पल है रेननकुलस। बहुवर्षीय जो पादप है उसका एग्जाम्पल है हिलोबोरस।
आरोही जो पादप है क्लीमेटस, इसका एग्जांपल क्या है क्लीमेटस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पादप है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पादप क्यों है? क्योंकि इसका जो पर्णवृंत होता है वो किस रूप में पाया जाता है? इसका जो पर्णवृंत होता है किस रूप में पाया जाता है? प्रतान के रूप में, इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष का एग्जांपल है पियोनिया। तो ये है इसकी प्रकृति। प्रकृति में ये एक वर्षीय भी हो सकते हैं जैसे रेननकुलस, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं जैसे हिलोबोरस, आरोही जैसे क्लीमेटस और वृक्ष जैसे पियोनिया। तो ये जो पादप होते हैं ये अलग अलग प्रकृति के होते हैं, किंतु यह माना जाता है कि जो रेननकुलेसी है उनकी मुख्य प्रवृत्ति कैसी होती है? शाकीय पादप की। मतलब ज्यादातर इनके पादप कैसे होते हैं? शाकीय होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई इनकी प्रकृति। तो प्रकृति के आधार पर एक वर्षीय रेननकुलस हो जाते हैं एग्जाम्पल, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं जैसे कि हिलोबोरस, आरोही हो सकते हैं, लता के समान पाए जा सकते हैं जैसे कि क्लेमेटस, इनमें पर्णवृंत प्रधान के रूप में पाए जाते हैं, और ये वृक्ष के रूप में भी हो सकते हैं जैसे कि पियोनिया। ठीक है, तो ये था हमारा रेननकुलस की प्रकृति के बारे में। अब हम बात करते हैं रेननकुलस जो पादप है, रेननकुलेसी के जो पादप हैं उनके तने के बारे में, मतलब इनका स्टेम कैसा होगा। ठीक है, और स्टेम इसका बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है वो अलग बताऊंगा, पहले तो ये कि इनका तना कैसा होगा? वायवीय, एरियल होगा, वायवीय होगा। ठीक है, मतलब वायु में उपस्थित होगा, बाहर जमीन से बाहर निकला हुआ होगा। लेकिन कभी कभी यह किस रूप में हो सकता है? प्रकंद के रूप में। ठीक है, किस रूप में हो सकता है? प्रकंद के रूप में। इसके अलावा इसका जो तना होगा वो कैसा होगा? शाखित, मतलब है शाखाओं में बटा हुआ, और तने की आकृति कैसी होगी? बेलनाकार, बेलन के आकार का गोल होगा। ठीक है, इसके अलावा तना बिल्कुल सीधा होगा, उर्दू होगा, सीधा होगा। क्लीमेटस के अलावा, क्लीमेटस जो है आरोहण का काम कर रहा है, इसलिए उसका तना कैसा भी हो सकता है, कौंडलिक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होंगे वो तने कैसे होंगे? सीधे होंगे। ठीक है, तो ये इसके तने की क्या है? प्रकृति है। वायवीय होगा, प्रकंद के समान हो सकता है, शाखित होगा, बेलनाकार होगा, और कैसा होगा? ऊर्ध्व होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सामान्यतः यह किस में सम्मिलित किया जाता है? डाइकोट में, मतलब है द्विबीजपत्री पौधों में सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें जो तने के द्विबीजपत्री पौधों में जो तनों के संवहन बंडल होते हैं या संवहन पुल जो होते हैं, वो संवहन पुल एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित उनका अरेंजमेंट होता है, विन्यास होता है। लेकिन इनकी विशेषता क्या है? रेननकुलेसी के जो तने पाए जाएंगे वो तने में उपस्थित संवहन बंडल जो होंगे वो संवहन बंडल या संवहन पुल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाएंगे। किस अवस्था में होंगे? बिखरी हुई अवस्था में। किसके समान? एक बीजपत्री पौधों के समान। है कैसा? द्विबीजपत्री है। कैसा पौधा? द्विबीजपत्री, लेकिन एक बीजपत्री पौधों के समान इनमें संवहन मंडल कैसे होते हैं? बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यह है रेननकुलेसी के तने की विशेषता है। और मुख्य जो विशेषता थी वो यह थी कि इनका जो संवहन बंडल होगा वो संवहन बंडल कैसा होगा? बिखरी हुई अवस्था में पाया जाएगा। किसके समान? एक बीजपत्री पौधों के समान। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेननकुलेसी पौधे की पत्तियों के बारे में। ठीक है, तो रेननकुलेसी जो होगा उनकी पत्तियां मूलाजाभासी प्रकार की होंगी। मतलब ऐसा आभास होगा कि इन पत्तियों का निर्माण किससे हो रहा है? मूल से, मतलब जड़ों से। ठीक है, लेकिन उत्पन्न किससे होती है? स्तंभ से। लगता है जड़ से हो रही है, लेकिन उत्पन्न किससे होती है? स्तंभ से, इसलिए इन्हें स्तंभिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये पत्तियां सामान्यतया या तो एकांतर क्रम में पाई जाएंगी या फिर सम्मुख क्रम में पाई जाएंगी। या तो एकांतर होंगी पत्तियां, या कैसी होंगी? सम्मुख। मतलब ये तना है, या तो एकांतर, एक पत्ती के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार एकांतर होगी, या फिर सम्मुख होगी, मतलब एक दूसरे के
सामने पाई जाएगी। ठीक है, तो पत्तियां या तो एकांतर रूप में पाई जाएंगी या फिर सम्मुख, दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। ठीक है, और इनमें जो पर्णवृंत होता है वह पर्णवृंत उपस्थित होगा, लेकिन एक पादप है जिसमें पर्णवृंत किस में बदल जाता है, प्रतान में, और वह पादप आरोही में सम्मिलित किया था हमने, और उसका क्या नाम था, उस पादप का नाम था क्लीमेटस। ठीक है, तो पर्णवंत पाया जाएगा, लेकिन क्लीमेटस नामक जो आरोही पौधा है इसमें पर्णवंत किस में बदल जाता है, प्रतान में बदल जाता है। ठीक है, चूंकि यह द्विबीजपत्री कुल है, इसलिए इस कुल के अंदर जो पत्तियां होंगी उनका विन्यास कैसा होगा, जालिकावत। विन्यास कैसा होगा इनका, जालिकावत सिरा विन्यास। एकांतर नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, ये इनका क्या होगा, सिरा विन्यास। तो ये है इसके पत्तियों के विशेषताएं। पत्तियां जो होंगी मूलाजावासी होंगे, मतलब ऐसा लगेगा जैसे मूल से उत्पन्न हो रही है, लेकिन वास्तव में किस पर लगे होते हैं, स्तंभ पर लगी होती हैं। या तो ये एकांतर क्रम में पाई जाएंगी या फिर एक दूसरे के सम्मुख पाई जाएंगी। पर्णवृंत उपस्थित होगा, लेकिन क्लीमेटस नामक पौधे में पर्णवृंत किस में बदल जाता है, प्रतान में बदल जाता है। ठीक है, और सिरा विन्यास कैसा होगा, जालिकावत सिरा विन्यास इनमें पाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इसके पुष्पक्रम का और पुष्प का। ठीक, उसके बाद इस कुल को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद इसके पुष्प चित्र भी देखेंगे, पुष्प सूत्र भी देखेंगे। ठीक है, उसके फल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये फैमिली जाएगी आपकी कंप्लीट। ठीक है, तो आज हमने इसका देखा वर्गीकरण, वर्गीकरण के साथ इसका वितरण देखा, इसकी प्रकृति देखी, इसका तना देखा और इसकी पत्तियां देखी। तने की मुख्य विशेषता क्या थी, तने की मुख्य विशेषता थी कि द्विबीजपत्री पौधा होने के बाद भी इसके तने में संवहन मंडल किस अवस्था में पाए जाते हैं, बिखरी हुई अवस्था में, किसके समान, एक बीजपत्री पौधे के समान। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे उनको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।